विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिलूड। द प्रिलूड है जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोयम है, उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी का जिक्र होता है? ऑप्शन है डूरहम, ग्लासगो, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है द प्रिलूड, जो उनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोयम है, इसका जो बुक है उसका टाइटल है रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ अपने अंडर ग्रेजुएट ईयर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज में कैम्ब्रिज में बिताए थे, उनके एकेडमिक एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ वुमन किल्ड विथ काइंडनेस। तो इसके राइटर हैं थॉमस हेवुड। थॉमस हेवुड ने लिखा है ये वर्क अ वुमन किल्ड विथ काइंडनेस। ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है जो कि थॉमस हेवुड के द्वारा लिखा गया है। In William Congreve's The Way of the World, identify the speaker of the line. One's cruelty is one's power, and when one parts with one's cruelty, one parts with one's power. ऑप्शन है मिरावेल, विथवोन, मिलामेंट या मिन्सिंग। तो ये जो लाइंस है वो मिलामेंट के द्वारा बोली जाती हैं। ये एक विटी रिमार्क होता है जो कि मिलामेंट के द्वारा किया जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट हीरोइन है मिलामेंट। ये जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है द वे ऑफ वर्ल्ड, इसमें ये लाइंस आती हैं। By what name is Gulliver known in Brobdingnag? तो जो गुलिवर है उसे ब्रॉबडिंगैंग में ग्रिल्ड्रिक के नाम से बुलाया जाता था। ये जो जायंट्स लोगों का लैंड होता है उसे ग्रिल्ड्रिक के नाम से बुलाया जाता है। इसका मतलब होता है छोटा, पिग्मी या मिजेट। और जो ग्लूमार डालक्लिच है ये वहां पर इसकी नर्स और प्रोटेक्टर होती है। Who among the following was born in India? पॉल स्कॉट, लॉरेंस ड्यूरेल, E.M. फोस्टर, V.S. नाइपॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लॉरेंस ड्यूरेल। लॉरेंस ड्यूरेल जो कि अपने जो उनके वर्क्स हैं, फेमस वर्क हैं द अलेक्जेंडरिया क्वार्टेट, इसके लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जालंधर में हुआ था ब्रिटिश इंडिया के समय 1912 में। तो लॉरेंस ड्यूरेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है What metaphor does Edmund Spenser employ to frame his tale and to describe the relationship between the tale and its reader? तो यहाँ पर वो कौन से मेटाफर का यूज करते हैं? That of a कारवा of lost soul traversing a desert. Second, that of a stagecoach which picks up diverse passengers along the way. That of a ship filled with jolly mariners. That of riderless horse following his own direction. तो यहाँ पर वो यूज करते हैं that of a ship filled with jolly mariner। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। Who among the following is not associated with Russian formalism? रशियन फॉर्मलिज्म के साथ कौन एसोसिएटेड नहीं है? रोमन जैकबसन, जॉर्ज पॉलेट, बोरिस इकेनबॉम, विक्टर स्कोवास्की। तो रशियन फॉर्मलिज्म के साथ जो जॉर्ज पॉलेट है वो एसोसिएटेड नहीं है। ये जेनेवा स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। जॉर्ज पॉलेट इज अ प्रोमिनेंट फिगर एसोसिएटेड विद जेनेवा स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो रोमन जैकबसन है, बोरिस और विक्टर है, ये तीनों ही रशियन फॉर्मलिस्ट से जुड़े हुए थे। Which character in Dickens keeps on hoping that something will turn up? कौन हमेशा ये लाइन कहते रहता था something will turn up? तो इसका राइट आंसर है मिकावर। जो मिकावर है वो हमेशा ये लाइन बोलते रहता था something will turn up। ये जो डेविड कॉपरफील्ड वर्क है चार्ल्स डिकन का, जिसमें ये मिकावर का कैरेक्टर आते हैं। मिकावर is eternally optimistic despite perpetual financial ruin, famously repeating his catchphrase that he is waiting something to turn up। तो ये लाइंस मिकावर के द्वारा बोली जाती हैं। What is the name of boat that rescued Ishmael in Herman Melville's Moby Dick? Picard, Rachel, Hager, Sphinx। तो जो शिप उन्हें बचाती है उसका नाम होता है रचेल, और जो शिप होता है जिसमें वो लोग सब पहले जा होते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो होता है पिकॉर्ड। तो यहाँ राइट आंसर रचेल हो जाएगा। जो पिकॉर्ड है वो इंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है वेल के द्वारा। सिर्फ इस्माइल है वो बचा हुआ होता है जो कि रचेल शिप के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। Who among the following authors were greatly influenced by Thomas Carlyle's writing? चार्ल्स डिकन, एलिजाबेथ गास्केल, एमिली ब्रॉन्टे, ऑस्कर वाइल्ड। तो जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस थे थॉमस कैरलाइल्स की राइटिंग से वो थे चार्ल्स डिकन और एलिजाबेथ गास्केल, यानी 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोथ चार्ल्स डिकन उनके हार्ड टाइम्स वर्क में देख सकते हैं, और एलिजाबेथ का जो वर्क है सोशल प्रॉब्लम नॉवेल
नॉर्थ एंड साउथ, इसमें हम थॉमस कैरलाइल के इंडस्ट्रियलाइजेशन और यूटिलिटेरियनिज्म के क्रिटिक के रूप में इन दोनों को देख सकते हैं। The statement that there are none so credulous as infidels is an illustration of oxymoron, antithesis, paradox, metonymy। तो ये जो लाइन है none so credulous as infidels, यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज किया गया है। जैसे कि पैराडॉक्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जो इनफिडेल्स है उसका उपयोग किया जाता है। इनफिडेल्स का मतलब होता है कि एक तरह से डिसबिलीफ के बारे में उससे देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट के रूप में यहाँ पर क्रेडुलस को लिया गया है, नन सो क्रेडुलस एज इनफिडेल्स, तो यहाँ पर पैराडॉक्स का उपयोग होगा। Who narrates हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो हार्ट ऑफ डार्कनेस वर्क है जोसेफ कॉनरैड का, यहाँ पर नरेटर कौन होता है? मार्लो, डायरेक्टर ऑफ कंपनीज, कर्ड्स या अननेम्ड नरेटर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मार्लो। यहाँ पर अननेम्ड नरेटर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, भले ही स्टार्टिंग अननेम्ड नरेटर के द्वारा की जाती है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो चार्ल्स मार्लो के द्वारा ही डिलीवर किया जाता है, तो यहाँ पर नरेटर के रूप में मार्लो को आंसर लिया जाएगा। द मिस्टेक ऑफ अ नाइट इज द सब टाइटल ऑफ, कौन से वर्क का ये सब टाइटल है? तो ये सब टाइटल है सी स्टूप्स टू कॉन्कर या द मिस्टेक ऑफ अ नाइट। ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की फेमस कॉमेडी ड्रामा है 1773 का सी स्टूप टू कॉन्कर। इसका जो फुल सब टाइटल है वह है द मिस्टेक ऑफ अ नाइट। यहाँ पर उस नाइट की बात की जाती है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आइडेंटिटीज को लेकर, और सारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है उससे रिलेटेड है ये द मिस्टेक ऑफ नाइट। आइडेंटिफाई द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय पैट्रिक व्हाइट, पैट्रिक व्हाइट के द्वारा डेब्यू नॉवेल क्या था? द लिविंग एंड द डेड, द ट्री ऑफ मेन, हैप्पी वैली, द आंट्स स्टोरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द हैप्पी वैली। हैप्पी वैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलियन नोबेल लॉरेट हैं पैट्रिक व्हाइट, उनकी जो हैप्पी वैली वर्क है वो 1939 में आई थी। इसकी सेटिंग है ब्लिक, न्यू साउथ वेल्स में इसकी सेटिंग रखी गई है। इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज कैंट अज्यूम अ डिस्गाइज, जो कैंट है वो डिस्गाइज में क्यों जाता है? ऑप्शन है टू कंटिन्यू टू सर्व लियर दो लियर हैज बैनिस्ड हिम, टू स्पाई ऑन एडमंड, टू एंटागनाइज गोनेरिल एंड रेगन, टू रिवेंज अपॉन लियर फॉर बैनिसिंग हिम। तो जो कैंट है वो डिस्गाइज में इसलिए जाता है ताकि वो किंग लियर की सेवा कर सके। टू कंटिन्यू टू सर्व लियर थ्रू दो लियर हैज बैनिस्ड हिम, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। What is feminine rhyme? Feminine rhyme किसे कहते हैं? A rhyme on two syllable in which the last syllable is unstressed. A rhyme on two syllable, a rhyme on three syllable, a poem in which every third syllable rhymes. So जो feminine rhyme है वो टू सिलेबल का राइम होता है जिसमें जो लास्ट सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Feminine rhyme or double rhyme matches the stressed syllable followed by an unstressed syllable, जैसे कि ending और blending, यहाँ पर दो सिलेबल्स आते हैं, और जो मैस्कुलाइन राइम होता है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रेस सिलेबस होता है, जैसे कि कैट और हैट। इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, द टर्म ट्रेडिशनल यूजुअली मींस, ट्रेडिशनल का मीनिंग क्या होगा? समथिंग पॉजिटिव, समथिंग नेगेटिव, समथिंग हिस्टोरिकल, समथिंग बोल्ड। तो टी.एस. एलियट ने इसे समथिंग नेगेटिव के रूप में दिखाया था। अ लैंग्वेज सिस्टम शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर, तो अगर शेयर्ड बाय कम्युनिटी कहा जाएगा तो यहाँ पर लैंग होगा, और अगर शेयर्ड बाय इंडिविजुअल कहा जाता है तो वहां पर पैरोल होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए लैंग हो जाएगा। ऑप्शन 2 है लैंग, ऑप्शन ए लैंग्वेज है जो कि गलत है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा लैंग। जो फर्डिनांड डे सोशर हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट में लैंग है वो एब्स्ट्रैक्ट शेयर्ड सिस्टम ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज दैट इज पजेस्ड बाय अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की बात होगी तो लैंग होगा, और इंडिविजुअल स्पीच होगा तो पैरोल होगा। Hieroglyphs have been used to write ओल्ड चाइनीज लैंग्वेज, एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज, ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज या वैदिक संस्कृत। तो जो हेरोग्लिफ्स है उसका यूज एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज में होता था, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन